31 जुलाई 2019 को बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास पुलिस को एक अज्ञात महिला की लाश रहस्यमय ढंग से पड़ी मिलती है। मृत लड़की ने टाइटन की एक घड़ी पहन रखी थी। जब लाश को पलटकर देखा गया तो उसकी गर्दन और उसके हाथों पर कुछ टैटू बने हुए थे, जिसे देखकर पुलिस ये साफ अंदाजा लगा लेती है कि ये लड़की किसी बड़े घर से ताल्लुक रखती थी। और पुलिस का यह अनुमान बिल्कुल सही निकला, क्योंकि पुलिस की जांच में पता चला कि ये लड़की मॉडलिंग करती थी और इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती थी। तो आखिर कौन थी ये लड़की और इसकी रहस्यमय ढंग से हत्या करने के पीछे किसका हाथ था? क्या थी इस लड़की के मर्डर की पूरी कहानी? कहा जाता है कि पुलिस बिना पैसे के लिए कोई काम नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस की कहानी सुनने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि पुलिस भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती है, क्योंकि इस मर्डर केस को जिस तरह से पुलिस ने सुलझाया वो सच में काबिले तारीफ था। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में, मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये चौंकाने वाली घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के नजदीक स्थित केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घटी थी। दरअसल इसी एयरपोर्ट के पास एक छोटा सा कदियार पनल्ली नाम का एक गांव है। 31 जुलाई 2019 को जब गांव के कुछ लोग अपने दैनिक काम के लिए जंगल की ओर टहलने जा रहे थे, थोड़ी दूर जाने के बाद झाड़ियों में उन्हें कुछ दिखाई देता है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि झाड़ी में कोई बेजान हालत में पड़ा है। लोगों को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हिम्मत करके जब वे झाड़ी के पास जाकर देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि झाड़ी के पास एक संदिग्ध लड़की की लाश पड़ी थी। जिन लोगों ने सबसे पहले इस लाश को देखा, पहले तो वे घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने इस घटना की जानकारी गांव के सरपंच को दी। गांव के सरपंच तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और इस घटना की जानकारी देकर पुलिस को जल्द से जल्द वहां बुलाते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बिना देरी किए अपनी एक टीम को लेकर कदियार पनल्ली गांव पहुंच जाती है। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले वहां लगी भीड़ को हटाया जाता है, ताकि कोई भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न हो पाए। इस संदिग्ध लड़की की मर्डर की सूचना बेंगलुरु के डीएसपी भीमा शंकर को भी दे दी जाती है, जिसके तुरंत बाद ही घटनास्थल पर भीमा शंकर एक फोरेंसिक टीम के साथ पहुंच जाते हैं। भीमा शंकर के दिशा निर्देश पर पुलिस और फोरेंसिक टीम आसपास पड़े सभी एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देती है। जब लड़की की लाश की छानबीन की जाती है तो लड़की के पहने कपड़े और हाथ की घड़ी देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि लड़की किसी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती थी। लड़की के शरीर पर कई जगह टैटू के निशान भी थे, लेकिन पुलिस के लिए परेशान करने वाली बात थी कि लाश के पास से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती जिससे कि उसकी शिनाख्त की जा सके। इस हत्या को अंजाम देने के बाद कातिल ने लड़की की उन सभी चीजों को गायब कर दिया था जिससे कि उस लड़की की पहचान हो सके। हत्यारे ने इस लड़की को मारने के लिए किसी धारदार चाकू का इस्तेमाल किया था, क्योंकि लड़की के सीने और पेट पर चाकू से कई बार वार किए गए थे। लड़की के सर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि लड़की के चेहरे को भी कुचलने की कोशिश की गई थी, ताकि उसकी पहचान न हो पाए। लेकिन लड़की के मरने का असल कारण क्या था, ये तो बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता पाती। और पुलिस लड़की की मौत का कारण जानने के लिए उसकी डेड बॉडी को बेंगलुरु सिटी हॉस्पिटल भेज देती है। अब पुलिस की क्राइम डायरी में एक नया नाम जुड़ चुका था, जिसकी पहचान और नाम पुलिस को अब तक पता नहीं था। अब पुलिस के लिए कातिल को पकड़ने से भी ज्यादा जरूरी लड़की की पहचान करना था, क्योंकि पुलिस के पास लड़की के कपड़े और चप्पल के सिवा कुछ भी नहीं था, जिससे इस केस को सॉल्व करना काफी मुश्किल था। इसलिए पुलिस लड़की की पहचान करने में जुट जाती है। क्योंकि पुलिस के पास लड़की के कपड़े और चप्पल थे, इसलिए पुलिस उसी का सहारा लेकर लड़की की पहचान करने की कोशिश करती है। लड़की के कपड़े और चप्पलों के बारकोड को स्कैन करके ये पता करते हैं कि ऐसे कपड़े और चप्पल कहाँ बेची जाती हैं। बारकोड स्कैन करने के बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि जिस तरह के चप्पल और कपड़े उस लड़की ने पहने थे, उस तरह के चप्पल और कपड़ों का बाजार दिल्ली और कोलकाता में ज्यादातर मिलता है। अब पुलिस तुरंत दिल्ली और कोलकाता की उन सभी दुकानों की लिस्ट बनाती है जिसमें उस ब्रांड के चप्पल और कपड़े बेचे जाते थे। साथ ही उन दुकान वालों को अपने संपर्क में लेती है और उनसे 1 साल के उनके सभी कस्टमर की डिटेल मांगी गई। अब पुलिस की टेबल पर हजारों ऐसे कस्टमर के डिटेल पड़े थे जिसने पिछले 1 सालों में इस ब्रांड के चप्पल और कपड़े खरीदे थे, जिसमें से उस लड़की की पहचान ढूंढ कर निकालना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन पुलिस इतने इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए दिल्ली और कोलकाता के सभी पुलिस स्टेशन में इस लड़की की तस्वीर को भेज दिया जाता है, ताकि किसी थाने में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने पर उस लड़की की पहचान की जा सके। लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बाद भी
किसी भी थाने में ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसमें किसी लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई गई हो। लेकिन पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही थी और वो चाहती थी कि जल्द से जल्द इस लड़की का कातिल सलाखों के पीछे हो। लेकिन हत्यारा अभी पुलिस से 4 कदम आगे था। अब पुलिस समझ चुकी थी कि इस तरह से इस केस को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने अपने बड़े अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर 2 टीमें बनाई, जिसमें से एक टीम को दिल्ली और दूसरी टीम को कोलकाता भेजा गया ताकि जल्द से जल्द लड़की की पहचान की जा सके। इस बार पुलिस के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जिससे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल गया। दिल्ली गई टीम को तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कोलकाता भेजी गई टीम को कोलकाता के न्यू टाउन स्थित पुलिस स्टेशन से लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट हाथ लगती है। जब पुलिस को उस लड़की के बारे में पता चला तो पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक एक्टर थी जिनका नाम पूजा सिंह था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये वही पूजा सिंह थी जिसने दिया और बाती हम नाम जैसे कई सीरियल्स में काम किया था। पूजा न सिर्फ सीरियल्स में काम करती थी बल्कि इसके अलावा वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मॉडल और एक्ट्रेस भी थी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि पूजा सिंह शादीशुदा है और उसके पति का नाम सुदीप है और ये दोनों पति पत्नी कोलकाता के न्यू टाउन में रहते हैं। लेकिन अब पुलिस के सामने कई सारे परेशान करने वाले सवाल थे जिसका जवाब पुलिस जानना चाहती थी। आखिर पूजा तो मर चुकी थी, फिर उसका पति सुदीप कहाँ है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस तुरंत सुदीप के घर पर पहुंच जाती है। सुदीप के घर पहुंचने के बाद पुलिस को कई सारी चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। पूजा के लापता होने की बात पूछने पर सुदीप पुलिस को बताता है कि पूजा 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के एक प्रोग्राम के लिए घर से निकली थी और वो बताकर गई थी कि वो 31 जुलाई की सुबह फ्लाइट से कोलकाता वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। सुदीप बताता है कि मैं 31 जुलाई को पूरे दिन पूजा का इंतजार करता रहा, लेकिन पूजा नहीं आई। मैं परेशान होकर उसके मोबाइल पर फोन भी करने लगा, लेकिन उसका फोन बंद था। मैं घबरा गया और अपने नजदीकी न्यूटन पुलिस स्टेशन में जाकर पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। सुदीप ने आगे की कहानी बताते हुए कहा, रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी मैंने पूजा के सभी दोस्त, रिश्तेदार और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी पूजा के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। लेकिन अगली सुबह पूजा के फोन से मेरे मोबाइल पर एक मैसेज भेजा गया। मैसेज वाली बात सुनकर पुलिस और हैरान हो गई, क्योंकि उस मैसेज में लिखा था कि मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। उस मैसेज में एक बैंक अकाउंट नंबर देकर उसमें 5 लाख रुपए डालने के लिए भी कहा गया था। सुदीप पुलिस को अपने बयान में बताता है कि पूजा का मैसेज देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ और मैं सोचने लगा आखिर पूजा को इतने रुपयों की जरूरत क्यों हो सकती है। और उससे भी जरूरी बात ये थी कि अगर उसे पैसे चाहिए होते तो मुझे सीधा फोन कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण था मुझे नहीं पता। और जिस तरीके से टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा में मैसेज को टाइप करके भेजा गया था, उसे देखकर अंदाजा लग रहा था कि ये मैसेज पूजा ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है, क्योंकि पूजा पढ़ी लिखी लड़की है और उसे अंग्रेजी बिल्कुल अच्छी तरीके से आती है। तब मुझे शक हुआ कि पूजा का मोबाइल किसी गलत आदमी के हाथों में जा चुका है। इस बात की खबर मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर दी और साथ ही उस बैंक अकाउंट की जानकारी भी दी। और जब पुलिस ने उस बैंक अकाउंट के बारे में सारी जानकारी निकाली तो पता चला कि वो बैंक अकाउंट बेंगलुरु के किसी नागेश नाम के व्यक्ति का है। इस नाम का पता चलते ही पुलिस को इस केस के बारे में एक नई दिशा मिल गई। लाश की पहचान होने और पोस्टमार्टम होने के बाद सुदीप को पूजा की डेड बॉडी सौंप दी गई। पूजा के हत्यारों ने इस घटना को काफी चालाकी से अंजाम दिया था, लेकिन अब पूजा को न्याय दिलाने की बारी पुलिस की थी। इसके लिए पुलिस ने नागेश नाम के उस व्यक्ति को अपने रडार पर लिया और साइबर टीम की मदद से पूजा के मोबाइल से उस नाम के व्यक्ति का नंबर भी निकाला। पुलिस नागेश के मोबाइल को ट्रैक करना शुरू कर देती है। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर नागेश को ट्रैक करती है, लेकिन उसकी लोकेशन हर समय बदलती रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसकी लोकेशन स्टेबल हो जाती है। पुलिस तुरंत उस जगह पर जाकर 10 अगस्त 2019 को टैक्सी स्टैंड के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जिसका नाम नागेश होता है। नागेश पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था और वो टैक्सी चलाने का काम करता था, इसलिए उसके फोन की लोकेशन हमेशा चेंज होती रहती थी। दरअसल उस समय बेंगलुरु के डीएसपी भीमा शंकर थे। उन्होंने इस केस पर काफी स्ट्रिक्टली एक्शन लिया और उन्हीं की मेहनत का नतीजा था कि आज पूजा का कातिल नागेश पुलिस के हाथों में था। पुलिस के हाथ आने के बाद नागेश नाम के इस व्यक्ति से पूछताछ करना शुरू किया जाता है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस नागेश से पूजा के मर्डर के बारे में पूछती है,
लेकिन नागेश एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। अब पुलिस की सब्र का बांध टूटता है और पुलिस अपने तरीके से पूछताछ पर उतरती है। कुछ हथकंडे अपनाने के बाद नागेश अपना जुर्म कबूल कर लेता है और नागेश ने जिस तरह से पुलिस को पूजा की हत्या की कहानी सुनाई, उसे सुनकर शायद आपका खून खोल जाएगा। 22 साल का नागेश बेंगलुरु के संजीवनी नगर का रहने वाला था। नागेश का बचपन काफी गरीबी में गुजरा था। वो अपने मैट्रिक तक की पढ़ाई बहुत मुश्किल से पूरी कर पाया था। बड़ा होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने टैक्सी चलाने का काम शुरू किया। नागेश की शादी पहले ही हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। नागेश के लिए अकेले पेट पालना आसान था, लेकिन परिवार बढ़ने के बाद उसके सिर का बोझ बढ़ गया। कुछ समय तक नागेश भाड़े की टैक्सी चलाता रहा, लेकिन परिवार का बढ़ता बोझ देखकर उसने डिसाइड किया कि अब वो खुद की टैक्सी खरीदेगा। इसके लिए उसने बैंक से लोन लिया और अपनी खुद की टैक्सी ली और अपनी टैक्सी को ओला कैब में चलाना शुरू कर दिया। आगे चलकर नागेश को पता चला कि खुद की टैक्सी से भी घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह टैक्सी भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसने इस टैक्सी पर बैंक से लोन ले रखा था। पिछले कुछ समय से टैक्सी की EMI नहीं भरने के कारण नागेश को बैंक वालों की तरफ से नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे थे, जिससे नागेश काफी परेशान था। इधर 29 जुलाई 2019 को जब पूजा इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए बेंगलुरु आई, तो एयरपोर्ट से एक ओला कैब को बुक किया और इस ओला कैब का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा नागेश था। पूजा नागेश की ओला कैब से आग्रहारा लॉन्च गई। इस दौरान उसने नागेश से काफी सारी बातचीत की और बातचीत करने से पूजा नागेश से काफी प्रभावित हो गई और उसने अपने प्रोग्राम के दौरान नागेश को अपने साथ रखने का फैसला किया। लेकिन कौन जानता था कि पूजा का यह फैसला उसकी मौत का कारण बन जाएगा। इधर पूजा नागेश की कैब से अपने होटल पहुंचती है और फ्रेश होने के बाद पूजा अपने प्रोग्राम के लिए निकल जाती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद पूजा लगभग 12 बजे वापस नागेश की कैब से होटल वापस आई, क्योंकि पूजा नागेश की बातचीत से काफी प्रभावित हो गई थी। इसलिए उसने कैब के भाड़े के साथ साथ नागेश को अच्छी खासी टिप भी दी थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद पूजा को 31 जुलाई 2019 को अपने पति के पास कोलकाता लौटना था। इसके लिए उसकी 4 बजे की फ्लाइट थी। इसलिए उसने 31 जुलाई 2019 को करीब 3 बजे नागेश को फोन मिलाया और उसे एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। एयरपोर्ट छोड़ने के बदले नागेश पूजा से 1200 की डिमांड करता है और पूजा 1200 देने के लिए मान जाती है। इधर नागेश के मन में अभी भी बैंक का लोन उसे खाए जा रहा था। नागेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोन चुकाने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाए। तभी उसे पूजा का ख्याल आता है। दरअसल पूजा के पास एक पर्स था जिसमें ढेर सारे पैसे थे। अब नागेश की नजर पूजा के पर्स पर थी। अब नागेश मन ही मन सोच रहा था कि अगर किसी तरह पूजा का वो पर्स मुझे मिल जाए तो मैं अपने बैंक के सारे बकाया लोन चुका सकता हूँ। अब नागेश के दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनने लगा था और वो पूजा को लूट कर अपनी सारी परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसे पूजा ने बातों ही बातों में बताया था कि वो कोलकाता की रहने वाली है, इसलिए नागेश को लगा कि पूजा दूसरे शहर की रहने वाली है। अगर उसके साथ कुछ लूटपाट होती है तो किसी को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगली सुबह होटल के बाहर पूजा खड़ी होती है। नागेश अपनी टैक्सी में पूजा का सामान रखता है और टैक्सी स्टार्ट करके एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल पिछली रात पूजा अपने काम में व्यस्त होने के कारण ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए चलती टैक्सी में उसे नींद आ गई। नागेश पूजा को गहरी नींद में सोता देख अपने प्लान को अंजाम देने के बारे में सोचने लगा और उसने अपनी टैक्सी को एयरपोर्ट के रास्ते से घुमाकर एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। टैक्सी अभी सुनसान रास्ते पर कुछ ही दूर गई थी, उतने में ही पूजा की नींद खुल गई और वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। पूजा जैसे ही टैक्सी से उतरती है वैसे ही नागेश अपनी गाड़ी की डिक्की से एक रोड निकालकर पूजा के सर पर मार देता है। पूजा को जोरदार चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन जैसे नागेश उसका सामान लेकर भागता है उससे पहले ही पूजा फिर से होश में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब नागेश को खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि जिस तरह से पूजा चिल्ला रही थी उस तरह कोई भी उसकी आवाज सुनकर वहां आ सकता था और नागेश पूरी तरह से पकड़ा जाता। और नागेश पहले से ही पैसों को लेकर काफी परेशान था और वो किसी दूसरी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने अपनी गाड़ी से एक धारदार चाकू निकाला और पूजा के पेट में घुसा दिया। लेकिन अभी भी पूजा में जान बाकी थी और वो अपनी मदद के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। पूजा के गले से मदद के लिए अगली आवाज निकलती उससे पहले ही नागेश ने फिर से धारदार चाकू उसके पेट में घुसा दिया। दूसरी बार चाकू लगने के बाद पूजा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो मदद के लिए किसी को आवाज लगा सके।
2 बार चाकू मारने के बाद नागेश समझ चुका था कि अगर उसने किसी हालत में पूजा को छोड़ दिया तो पुलिस की छानबीन में वो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने पूजा के पेट से चाकू खींचकर उसकी छाती में घुसा दिया। इसके बाद नागेश ने चाकू से 22 बार वार करके पूजा की हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से नागेश ने एक बड़ा पत्थर लेकर पूजा के चेहरे को बिगाड़ दिया ताकि शव की शिनाख्त ना हो पाए। लेकिन आगे से अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर से चाकू को पूजा के सीने में घुसा देता है। पूजा के मरने के बाद उसका सारा सामान लेकर वो वहां से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जब उसने पूजा सिंह का पर्स खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस पर्स के लिए उसने अभी अभी एक लड़की की बेरहमी से हत्या की थी वो पर्स बिल्कुल खाली था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पूजा सिंह के मोबाइल पर पड़ती है तो उसके दिमाग में एक और नया प्लान आता है। लेकिन वो प्लान नागेश की सबसे बड़ी गलती साबित होता है, क्योंकि वो पूजा सिंह के पति सुदीप को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो अपना अकाउंट नंबर लिखकर 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने को कहता है। लेकिन नागेश के बैंक अकाउंट में 5 लाख डिपॉजिट करने से पहले ही सुदीप पुलिस की मदद ले लेता है और पुलिस अपनी छानबीन के दौरान नागेश के बैंक अकाउंट के सहारे नागेश को पकड़ लेती है। नागेश के बयान के बाद पुलिस उसकी गाड़ी से चाकू, रोड, मोबाइल और पर्स भी बरामद कर लेती है, जिसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करके नागेश को मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर करती है। कोर्ट सारे सबूत और गवाहों को देखते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज देती है। इस केस का फैसला आना भी बाकी है। नागेश आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, आपके हिसाब से नागेश को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी पूजा सिंह मर्डर केस की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।